गांव की ठंडी शाम थी। अमीर घरों में लाइटें जल रही थीं, पर गरीब घरों में अंधेरा था। आज साल का आखिरी रात थी। कैलेंडर तो बदलने वाला था, पर सवाल वही था, क्या गरीब घरों की जिंदगियां भी बदलेंगी? पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था, पर उन्हीं रोशनियों के नीचे कुछ जिंदगियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। एक गांव की कोने में रमेश और उसका परिवार रहता था, जिसमें रमेश की बेटी पिंकी, पत्नी सुमन और मां सुमित्रा रहते थे। सभी आग के सामने बैठकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। तभी पिंकी रमेश से कहती है, पापा पापा, आज पूरे गांव में इतनी सारी लाइटें क्यों जल रही हैं और बहुत सारे पटाखे फूटने की भी आवाज आ रही है। तभी रमेश कहता है, बेटा, तुझे नहीं पता कि आज साल की आखिरी रात है। कल से नया साल चालू हो जाएगा, इसीलिए पूरे गांव वाले इस दिन को मना रहे हैं। तभी पिंकी कहती है, तो पापा, हम क्यों नहीं मना रहे नया साल और सबकी तरह? बेटा, नया साल मनाने की हम गरीबों की हैसियत नहीं है। ये सिर्फ अमीर घरों के लोग ही मनाते हैं। और वैसे भी हमें तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। कल नया साल तो आ जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति थोड़ी ना बदल पाएगी। तभी पिंकी कहती है, पापा, मुझे भी मनाना है नया साल। मेरे सारे दोस्त भी मना रहे हैं। मेरी स्कूल की दोस्त रिंकी ने आज मुझे बताया था कि आज उसके घर पर बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बनेंगे। तो पापा, आप भी दुकान से मिठाइयाँ ले आई ना, हम भी मनाएंगे नया साल सबकी तरह। वैसे भी हमने कितने समय से मिठाइयाँ नहीं खाई हैं, तो आप आज मिठाइयाँ ले आई ना पापा? मुझको भी खाना है बहुत सारी, प्लीज पापा। तभी रमेश की पत्नी सीता गुस्से में कहती है, पिंकी, आजकल तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी होती जा रही है। तुझे हमारे घर की हालत नहीं दिख रही? हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। जब तेरे पापा बोल रहे हैं कि हमारी हैसियत नहीं है नया साल मनाने की, तो तू क्यों जिद कर रही है बेटा? तभी रमेश की मां सुमित्रा कहती है, अरे बहू, तुम उस छोटी सी बच्ची को क्यों डांट रही हो? उसमें उसकी क्या गलती है? वो तो जैसे गांव के लोगों को नया साल मनाते हुए देख रही है, वैसे ही उसका भी मन हो रहा होगा मनाने का। अब गांव के सारे लोग और सारे बच्चे नया साल मना रहे हैं और सबके घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, तो उसका भी मन करता होगा मिठाइयाँ खाने का। और वैसे भी अभी वो बच्ची है, इतनी समझदार थोड़े ही हो गई है। माँ जी, अब ये इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि अपने घर की हालत भी ना समझ सके। अच्छा, तू रहने दे, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी, तू कुछ मत बोल। पिंकी बेटा, अभी हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। अभी हम इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ नहीं खरीद सकते। अगली साल तक तेरे पापा और मेहनत करेंगे, तो हम अगली साल मिठाइयाँ लिए और तेरे लिए पटाखे भी जरूर खरीदेंगे और धूमधाम से नया साल मनाएंगे। ठीक है बेटा? रात गहरी हुई। घड़ी में 12 बज चुके थे। गांव के सभी लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी। नया साल तो आ चुका था, पर उस छोटे से घर में ना हालात बदले थे, ना ही उस घर की स्थिति। करीब रात के 2 बजे ठंड और बढ़ गई थी। रमेश और उसका परिवार एक पतले, फटे और पुराने कंबल के नीचे ठंड में लेटे हुए थे। लेकिन ठंड उस फटे पुराने कंबल से बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तभी अचानक रिंकी रमेश से कहती है, पापा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस कंबल से ठंड बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। पापा, ये ठंड कब जाएगी? क्या ये ठंड सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ही आती है? और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मेरे बच्चे, आज किसी तरह सो जा। कल मैं जब काम पर जाऊंगा तो सेठ जी से थोड़े ज्यादा पैसे मांगूंगा और आते वक्त एक अच्छा सा नया कंबल बाजार से लेकर आऊंगा। फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी, मेरी गुड़िया रानी। इतना बोलने के बाद रमेश अंदर ही अंदर सोचता है और अपने आप से कहता है, मेरे होते हुए मेरा परिवार कब तक यूं ही ठंड से जूझता रहेगा? क्या मेरी जिंदगी बस इतनी सी है? मैं अपने परिवार को संभालने के काबिल भी नहीं हूं। आदमी तब नहीं टूटता जब उस पर कुछ परेशानी आती है, वो तब टूटता है जब उसी के सामने
उसका परिवार मुसीबत से गुजर रहा होता है। किसी तरह रमेश और उसकी बेटी रिंकी दोनों कंबल के नीचे ये रात किसी तरह गुजरते हैं। अगली सुबह ठंड और ज्यादा थी। सभी लोग घर के अंदर आग के सामने बैठे हुए थे। तभी रमेश की पत्नी सीता कहती है, अजी सुनते हो, माँ जी की दवा खत्म हो गई है। अगर आप आज काम पर जाएंगे तो माँ जी की दवा शाम को लौटते समय लेकर आइएगा। तब तक आप बैठिए, मैं रसोई घर में जाकर देखती हूँ। अगर कुछ हो तो बनाकर ले आती हूँ। आप खाना खा के ही जाइए काम पर। सीता रसोई के अंदर जाती है और देखती है, अरे चावल तो खत्म हो गया है, बस डिब्बे में थोड़ा सा आटा बचा है और सब्जी भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी रोटी और चटनी रोटी बना लेती हूँ। कम से कम इन्हें भूखे पेट काम पे नहीं जाना पड़ेगा। सीता रोटी बनाती है और उसके बाद सबको थाली में परोसती है। सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रमेश कहता है, सीता, तुमने अपने थाली में खाना क्यों नहीं परोसा? तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लो। नहीं जी, आप सब खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मुझे भूख नहीं है। सीता, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है कि इतना आटा नहीं था कि हम सबके लिए रोटी बन जाए। तुम जानबूझकर के ऐसा कह रही हो ताकि हम खा लें पेट भर के, मगर तुम मुझे सिर्फ एक ही रोटी देना और एक रोटी तुम खा लेना। तुम्हें भूखा रखकर मैं अपना पेट कैसे भर सकता हूँ? तभी रमेश की माँ सुमित्रा कहती है, भगवान भी हमें पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। जो अमीर रहते हैं उन्हें खाने की कदर ही नहीं होती, और भगवान हमें ऐसे दिन दिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। भगवान का खेल भी अजीब है। क्या कर सकते हैं माँ, भगवान की लीला आज तक किसी ने नहीं समझ पाई है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? माँ, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। सही समय आने पर वो हमारी परिस्थितियां भी बदल देंगे। चलो ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ काम पर, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। रमेश काम के लिए घर से निकलता है। तभी थोड़ी सी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। तभी वो दौड़कर उस गिरे हुए बुजुर्ग आदमी को जल्दी से उठाता है और कहता है, बाबा जी, आप ठीक तो हैं? आपका घर कहाँ है? चलिए आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। रमेश उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ देता है। जैसे ही रमेश अपने काम के लिए निकलता है, तभी वो बूढ़ा आदमी रमेश से कहता है, बेटा, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी रमेश को एक लिफाफा देता है जिसमें 5,000 रुपए होते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी और मदद करने का एक छोटा सा उपहार है। आजकल तुम जैसे व्यक्ति बहुत कम दिखने को मिलते हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो अपना एक बेटे होने का फर्ज निभाया है, और ये लिफाफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ बाबा, आप अपना ख्याल रखिएगा। रमेश काम के लिए निकल पड़ता है और सोचता है, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। मैं अब इन पैसों से एक नया कंबल, सब्जियां और माँ की दवाइयां खरीद के ही शाम को घर जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी अपने काम पर पहुंच जाता है और दिन भर काम करता है और शाम को सारा सामान लेकर घर जाता है। रिंकी, सीता और रमेश की माँ सभी रमेश के हाथों में सामान देखकर खुश हो जाते हैं और सभी भगवान का धन्यवाद करते हैं। किसी ने सही ही कहा है, ईमानदारी परेशान हो सकती है पर परास्त नहीं।